राजस्थान, जहाँ रंगों की ऊष्मा है, परंपराओं की गहराई है और हर दिल में सेवा का भाव है, संवेदना का स्पर्श है। और ऐसा ही है हमारा अलबेला राजस्थान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। मैं हूँ आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। रोजी तरह सगड़ा रो घणे मानसू घणे कोटसू घणे प्रेमसू घणे चावसू स्वागत करा हाँ। कार्यक्रम का नाम है अलबेलो राजस्थान में माए। और आप जो अनीशा जी बात करी, राजस्थान में ऊष्मा है और बहुत सारी गहराई है, तो राजस्थानी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो अभी पूरे देश में बहुत मानी जोड़ी है। बिल्कुल, बताओ आपने। बिल्कुल। और हाँ। सही चिकित्सा हर नागरिक का अधिकार है और हमारा राजस्थान जो है वो इस क्षेत्र में अग्रणी है। बिल्कुल। तो आज जो हमारे खास मेहमान है, जो खास पावना है, वो भी औषधि नियंत्रण से जुड़े हैं। तो राजस्थान में औषधि नियंत्रण जो जिस डिपार्टमेंट से वो जुड़े हैं, एक विश्वसनीय चेहरा है, एक दमदार चेहरा है। कई छापेमारी कार्रवाई की उन्होंने, 3 दशकों से लगातार अपने नाम का उन्होंने डंका बजाया है। और आज हमारे खास मेहमान है श्री अजय जी फाटक सर, ड्रग कंट्रोलर 1 राजस्थान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम, खम्मागणी दर्शक। अजय जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले पुराने दिनों की ओर लेकर चलते हैं, जहां आपके बचपन के दिन हैं, जहां आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की होगी। तो उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताएं कि आपने किस तरह से कहां से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और आपका बचपन कैसे बीता। ऐसा है, मेरा बर्थ जो है वो बीकानेर में हुआ, राजस्थान में जी। और उसके बाद मेरे पिताजी चूंकि राजकीय सेवा में थे तो उस कारण से जयपुर में आना हुआ। और जयपुर में बाल मंदिर मोती डुंगरी स्कूल पे प्रारंभिक शिक्षा की। जी। उसके बाद माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने हायर सेकेंडरी तक की स्टडीज़ की। उसके बाद में चूंकि साइंस मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था तो इंजीनियरिंग की तरफ जाने की एक इच्छा थी, उसके लिए प्रयास किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। तो उसके बाद में चूंकि हमारे परिवार से ही कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर फार्मेसी का एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और यदि उसके अंदर करते हैं तो बहुत उसमें हेल्थ सेक्टर के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और बीच में ये फार्मेसी की बात चलते चलते फिर से आपको स्कूल में लेके जाना चाहूँगा। आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मतलब बहुत शरारती रहे या बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे? क्योंकि साइंस में आगे चल के आपने साइंस लिया था, तो किस तरह का आपका रहा था बचपन? कैसे स्टूडेंट थे आप? नहीं, बचपन तो शरारती रहा। शरारती रहे और खेलों के प्रति जी काफ़ी उस समय वो थे हम डेडिकेटेड। कौन से गेम्स ज़्यादा? फुटबॉल, क्रिकेट और ये अक्सर खेला करते थे। तो स्कूल का बड़ा ग्राउंड था, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्कूल का था हमारा। और माहेश्वरी स्कूल उस समय जो अच्छे स्कूलों के अंदर गिना जाता था, लेकिन हाँ, हमारी शरारतों के कारण से हम जाने जाते थे। तो कोई शरारत याद है सर जो आज साझा करना चाहिए? इतनी पुरानी कोई बात स्कूल की? क्यों अनीशा जी? बिल्कुल। नहीं, मेरा जो मकान था वो स्कूल के सामने ही था जी। तो अक्सर ये हुआ करता था कि स्कूल के अंदर जब घंटी बजती थी तब जूते बांधे जाते थे फीते। हाँ। और उसके बाद दौड़ लगा के स्कूल पहुंचा जाता था। अच्छा जी। तब तक मेरा चूंकि रोल नंबर 1 हुआ करता था, प्रेयर के टाइम पे ही अटेंडेंस और वो हुआ करती थी। पहले नंबर आपको पहुंचना भी जरूरी। तो 1 नंबर होने के कारण अक्सर वो नंबर मेरा मिस हो जाया करता था। तो एब्सेंट लग जाया करती था। एक दिन प्रिंस जो टीचर थे वो भी मैथ्स के ही थे। उन्होंने कहा, सर आप 2 से क्यों गिनती चालू करते हो? बोले, तुम आज आ गए क्या? बचपन की ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं जो हमारे साथ ताउम्र रहती हैं। हाँ जी। और अक्सर जो स्कूल के सबसे नजदीक रहते हैं वही हम देखते हैं कि सबसे लेट पहुंचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जिन पे 1 नंबर की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर अपने जीवन में तो 1 पे चले जाते हैं, बचपन में अक्सर 2 या 3 पे चलते रहते हैं। तो ये अच्छी बात आपने बताई। 1 नंबर से आपका जो जुड़ाव था वो आज तक जारी है। ड्रग कंट्रोलर नंबर 1 है आप। और जो आपने आरपीएससी में भी प्रथम स्थान हासिल किया था, वहाँ तक आने से पहले सर स्कूल तो आपने बता दी, स्कूल में बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज की कुछ यादें ताज़ा हो जाए? उसके बाद हम उदयपुर के अंदर
राजस्थान का पहला राजस्थान यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड फार्मेसी कॉलेज बीएन कॉलेज ऑफ फार्मेसी था। तो उस दिन पहली क्लास में ही हमारे जो प्रोफेसर डांगी जी थे उन्होंने हमसे पूछा कि भाई फार्मेसी करने क्यों आए। हाँ। तो हर एक के पास अपने अपने अलग अलग वो थे। हाँ। मेरा नज़रिया टेस्टिंग लेबोरेटरी और उससे था जी, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ था। हमारे कुछ मित्र थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग से थे, कुछ रिटेल या होलसेल बिजनेस से भी जुड़े हुए थे जी। तो उन्हीं में से एक हमारा एक दिवाकर पटेल मेरा साथी था जिसने कहा मैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने आया हूँ। और सरकारी सेवा के अंदर यह एक पद है, इसके बारे में हमारे को पहली बार जानकारी हमारे साथी से ही मालूम चली जी। और कॉलेज के अंदर भी हम जब फाइनल ईयर के अंदर थे तब हमने वापस डिस्कशन किया कि क्योंकि पहले साल पहले दिन में आपके क्या गोल थे और वो अक्सर वो बदल जाते हैं। हाँ। तो हमारे जो साथी थे दिवाकर पटेल, उनका आखिर में भी यही था कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर ही बनूंगा और वो बने भी ड्रग इंस्पेक्टर। लेकिन उनके साथ साथ हम लोग भी ड्रग इंस्पेक्टर के उसमें आ गए क्योंकि हमारी नियुक्ति आरपीएससी के थ्रू हुई थी जी। तो उसके अंदर जब हम अपने बी फार्मा कोर्स करके पास आउट हुए थे उस समय मालूम चला कि राजस्थान के अंदर जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ हुआ करते थे जी। अच्छा। और उसी समय एक जजमेंट आया था जिसके परिप्रेक्ष्य के अंदर जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसको मेडिकल से अलग करने का निर्देश आए थे। और उसमें ये हुआ था कि फार्मेसी ग्रेजुएट ही ड्रग कंट्रोलर के लिए एलिजिबल है जी। तो उस समय फिर सेपरेशन जब ये स्टार्ट हुआ तो उस समय रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम नहीं हुए रखे थे जी। तो चूंकि छात्र जीवन से शरारती और राजनीति और नेतागिरी के अंदर इंटरेस्ट था तो मैंने जयपुर में ये रहना उचित समझा और जयपुर में रह के मैंने ये जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ये फाइनलाइज कराए। और फाइनलाइज कराने से हमारी वैकेंसीज जो ड्रग इंस्पेक्टर की थी वो पहले 13 ही वैकेंसी थी, वो बढ़ के 25 हुई और बाद में 30 हो गई। अच्छा। और जब हमने बी फार्मा पास आउट किया उसके बाद ये वैकेंसीज होने से हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उसमें फाइट कर सकें। और उसके अंदर भी जो एग्ज़ाम था हमारा वो काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर भी जो सवाल पूछे गए तो वो सारे सवाल सही दिए गए। पहली बार बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि अक्सर चूंकि एक रोल नंबर होने के कारण से कॉलेजेस के अंदर जब भी कोई वाइवा या इंटरव्यूज होते थे तो मेरे से ही शुरुआत हुआ करती थी। अच्छा जी, यहाँ पे भी नंबर हुआ। तो कोई भी बाउंसर और इस तरह आया करते थे तो कभी झुकना पड़ता था, कभी सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन ये जो ड्रग इंस्पेक्टर का जो आरपीएससी के थ्रू इंटरव्यू हुआ उसके अंदर सारे जवाब सही दिए और मेरे को अप्रिशिएट भी किया। और उसके बाद एक महसूस हुआ कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। और जब रिज़ल्ट आया और 1 नंबर पे आया तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सारा मेरे दोस्तों की शुभकामनाएं और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद उसके कारण हो पाया। तो ये तैयारी का दौर कैसा रहा, क्योंकि रैंक 1 हासिल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल एक टास्क है। तो हालांकि कभी हम सोच के तैयारी इस तरह से शायद नहीं करते हैं कि हमें पहली रैंक हासिल करनी है, लेकिन वो सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल रहता है। हाँ, तो वो आपने कैसे तय करा वो सफ़र? नहीं, ऐसा था कि जब ये ड्रग इंस्पेक्टर का जो कोर्स हमारे उसके अंदर आया तो उसकी बिल्कुल उस समय ये तय कर लिया कि अब अपने को इसी की तैयारी पूरी निष्ठा से करनी, ये अपॉर्चुनिटी फिर वापस नहीं आएगी। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे और उनके और हमारे बीच में करीब 15 साल का गैप था। अच्छा। तो ये था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर नहीं कभी। तो इसलिए पूरी तल्लीनता से मैंने उसकी तैयारी की और जो कोर्सेज और उसके थे उनको ध्यान से पढ़ा। मेरे गुरु
सुभाष चंद्र पंत जी थे, जिनके मार्गदर्शन और उसके कारण से आज मैं जो हूँ वो उनके आशीर्वाद से हूँ। क्या बात है, बिल्कुल गुरु को याद रखना बहुत अच्छी बात है। और अनिशा जी, मेरे जहन में बात आ रही थी कि आप नंबर 1 पे रहे, क्योंकि ए से हैं आप और आपको भी ये दिक्कत होती रुकी अनिशा, लेकिन मैं इनसे बचाऊं क्योंकि मेरा नाम वी से आता, सबसे अंत में आता तो ये एक मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा। लेकिन एक शरारतों की बात चल रही थी सर, तो जिस तरह से फार्मेसी की पढ़ाई होती है, केमिस्ट्री और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े उस ज़माने में नोट्स बहुत लेंथी हुआ करते थे, इंटरनेट था नहीं, उस समय आप कैसे मैनेज करते थे शरारतें और पढ़ाई दोनों को? नहीं, ऐसा था कि चूंकि पहला बैच था तो हमारे लिए सारी चीज़ें ही नई थी। आप ही सब बनाने वाले थे? हाँ, मतलब एक तरह से रोड मैप जो है वो हम ही ने बनाया। अरे तो मुझे खुशी है कि आज जिस रोड मैप पे हमने बनाया था वो काफ़ी आगे तक बढ़ गया है। पहले एक कॉलेज था, आज राजस्थान में 700 कॉलेजेस फार्मेसी के एग्जिस्टेंस में, जो कि पहले उदयपुर झीलों की नगरी और शिक्षा की नगरी वहाँ हुआ करता था, लेकिन अब तहसील लेवल तक फार्मेसी कोर्स शुरू हो गए। तो उससे डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर के अंदर एक अलग लोगों को मौका मिला है कि वो फार्मेसी का कोर्स कर सकें। और जब हमने एडमिशन लिया था तो चूंकि ये फार्मेसी को लोग बाग जानते नहीं थे, तो हम बी फार्मा कहते थे और लोग समझते थे अच्छा बी कॉम कर रहे हो। तो मैं मैथ्स से कॉमर्स में आ गए तो कोई गड़बड़ी की लगती है तो लेकिन फिर बाद में हमने उनको बताया कि फार्मेसी ऐसा सब्जेक्ट है जो दवा से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। मतलब हम जो फार्मेसी का स्टूडेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकता है, एनालिटिकल्स में जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, साथ ही साथ एजुकेशन के अंदर जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है। तो उसके एन नंबर ऑफ उसके बहुत सारे अवसर खुले हैं। बिल्कुल सर, एप्रोन पहनते थे तो कभी कभी डॉक्टर वाले भी फीलिंग आ ही जाती थी ये एक अच्छा प्लस पॉइंट था फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने बताया कि उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि परिवार में भी कहीं ना कहीं ये संशय रहा होगा कि एक नया फील्ड चुन रहे हैं तो पता नहीं क्या भविष्य होगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी। तो ऐसे में परिवार का क्या आपको सपोर्ट मिला? नहीं, मेरे पिताजी चूंकि ये सरकारी सेवा के अंदर थे तो वो काफ़ी बैलेंस्ड और बहुत सोच समझ के स्टेप्स लिया करते थे। तो उन्होंने जब फार्मेसी के बारे में मेरा एडमिशन्स के लिए बात की तो उन्होंने पूरी तरह से इस सब्जेक्ट में क्या आगे स्कोप्स हैं, क्या कहाँ तक इनकी ग्रोथ हो सकती है, उन सारे पहलुओं के ऊपर विचार करने के बाद में मुझे बी फार्मा में एडमिशन दिलाया। और उसके बाद मेरे को हमेशा गाइडेंस मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों के मिलता रहा, जिसके कारण आज मैं हूँ आज इस जगह पर। क्योंकि यदि पिताजी उस समय बी फार्मा नहीं कराते कोर्स के अंदर, उन्होंने ही ढूंढ के लेके आए थे कि भाई ये राजस्थान में पहला कोर्स है और इसकी बहुत संभावना है, अपार संभावना है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो मैं आज मेरे पिताजी के कारण से यहाँ पे। क्या बात है, बिल्कुल। और जिस तरह से सर आपकी पोस्टिंग और उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो दर्शक देख रहे हैं, जैसे आप बी फार्मा कोर्स भी कई लोगों को समझ में नहीं आता था, तो जो एक औषधि नियंत्रण का आपका काम है, किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है राजस्थान में? ड्रग कंट्रोलर नंबर 1 आपका किस तरह का दायरा रहता है काम का? सरल भाषा में आपसे समझना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। ऐसा है कि हमारा जो ड्रग कंट्रोल का जो दायरा है उसमें कमिश्नरेट राजस्थान में जयपुर हेडक्वार्टर पे बना हुआ है, जिसमें कमिश्नर डॉक्टर शुभमंगला मैम हैं जो कि IAS हैं। उसके अलावा एडिशनल कमिश्नर हैं भगवत सिंह जी, 2 ड्रग कंट्रोलर हैं, उसके अलावा 100 अभी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं और 36 असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं। ये इस तरह की हमारी ऑफिसर्स हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी उनकी पोस्टिंग है और हम इस तरह से दवाइयों की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में लेबोरेटरीज भी हैं जो कि हमारी बैकबोन है, क्योंकि दवा की गुणवत्ता की सुनिश्चितता करना एक लेबोरेटरी के जो है उनका काम है। तो राजस्थान में 4
लेबोरेटरीज हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के अंदर। वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इस तरह का कैडर है जो कि टेस्टिंग का काम करते हैं। जी, तो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी संभालना, इसमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? क्या चुनौतियां आती हैं? तो बड़े प्रदेश में जब आप एक ड्रग कंट्रोलर के रूप में काम कर रहे हैं, तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पर चुनौतियाँ भी मुझे लगता है शायद ज़्यादा होती होंगी। तो आप किन चुनौतियों का सामना करते हैं इस विभाग में रहते हुए? विभाग में जो दवा से संबंधित है, गुणवत्ता की हम सुनिश्चितता करते हैं। तो हर एक जिले के अंदर हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि दवा की गुणवत्ता के लिए सैम्पलिंग्स और ये करते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस का हम काम करते हैं। बिल्कुल। तो सर एक और सवाल, जब आपने ये सारा बी फार्मा हो गई, आपका सब कुछ, आपकी पोस्टिंग होगी, पहली पोस्टिंग से जुड़ी कोई याद जब आपके मन में था कि नहीं अब तो मैं, शायद आप ड्रग इंस्पेक्टर बने होंगे उस समय? बिल्कुल। तो वो कोई याद आपको, कुछ याद है जहन में, किस तरह का अनुभव था? नहीं, जब मैं बना तो मेरी पहली पोस्टिंग जयपुर ही थी। जयपुर ही थी, अच्छा। तो जयपुर जो कि मुख्यालय था और यहाँ पर तरह तरह की, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स थे तो सीनियर ऑफिसर्स से बहुत कुछ सीखा। और सीनियर ऑफिसर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने जो सीख दी कि नकली दवा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वहाँ पे नकली दवा से संबंधित कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है उसको आप गंभीरता से लें और उसके ऊपर एक्शन प्लान करें और उस पर कार्रवाई करें। तो वह एक सीख थी जो कि शुरुआत में जयपुर हेडक्वार्टर पे रहने के कारण मेरे जो सीनियर्स थे उनसे मैंने सीखी और उसके कारण से मैंने काफ़ी कार्रवाई की और जिसमें मुझे सफलता मिली। आज भी सर आम जनता में किस तरह की गलतफहमियां आप देखते हैं कि दवाओं से जुड़ी हुई या फिर औषधि से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियां आज भी आम जनता के बीच में हैं? तो इस विभाग में रहते हुए आपको क्या लगता है कि ये कौन सी गलतफहमियां हैं जो आज हमारे दर्शकों को भी इस बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या सही है क्या गलत है? जो आमजन है उसको कई बार लगता है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं है ना, वो सस्ती होने के कारण से कारगर नहीं होंगी। ये गलतफहमी है। जेनरिक दवाइयाँ उतनी ही गुणवत्ता की होती है और क्वालिटी टेस्टिंग से पास ऑन होती है जितनी कि ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं। और चूंकि दोनों की पॉलिसीज़ अलग अलग होती है, जेनरिक दवा के अंदर और ब्रांडेड के अंदर। ब्रांडेड जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और जेनरिक जो दवाइयाँ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जनरल प्रैक्टिशनर्स और उनके पास जाती है। तो जेनरिक दवाइयाँ क्वालिटेटिव होती हैं, उसके अंदर एक लोगों में आम धारणा इस चीज़ की भी है कि जो निःशुल्क दवा योजना है उसकी दवा कारगर नहीं है। ऐसा नहीं है। निःशुल्क दवा योजना जो राजस्थान की है वो न केवल नेशनल लेकिन इंटरनेशनल मॉडल के रूप में डेवलप हुआ है। यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस के इतने पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम अलग अलग स्टेप्स पे मैन्युफैक्चरर के दवा बनने के बाद में उसकी टेस्टिंग हम प्रोटोकॉल से करते हैं और दवा की गुणवत्ता सुनिश्चितता ये हमारा प्राथमिक ध्येय रहता है कि जो राजस्थान में निःशुल्क दवा है उसके तहत जो भी दवाइयाँ जारी हैं पेशेंट्स को मिल रही हैं वो मानक कोटि के हों। रेगुलर हम सैम्पलिंग भी करते हैं और इम्पैनल लैब से सैम्पलिंग भी कराते हैं। शिकायत का लोगों में एक गलतफहमी रहती है कि हमने शिकायत की है उसका कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी। तो हमारा एक शिकायत का एक सिस्टम बना रखा है कि कोई भी जिला मुख्यालय पे जो हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं उनके वहाँ शिकायत कर सकता है और वहाँ की शिकायत पे उस संबंधित को उसके बाद में इत्तला भी की जाती है कि आपकी शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है। तो लोगों में अभी इस चीज़ की कमी है कि कहाँ शिकायत करें, क्या निवारण होगा, इस तरह की है। तो उसको हम प्रॉम्प्ट अभी डिजिटल नेटवर्क भी इस तरह से बना रहे हैं जिससे कि उसके पास मैसेज भी जाता है कि भाई आपकी शिकायत पे ये कार्रवाई की गई है।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से सर जो मेडिकल शॉप्स खुलती है वो आपके ही जैसे दायरे में आता है, तो दूर दराज के इलाके कह लें, गाँव में कह लें, या फिर कई जगह शहरों में भी लाइसेंस डी फार्मा का शायद लेना अनिवार्य होता है, लेकिन लाइसेंस कोई और लेता है, दुकान कोई और चला रहा होता है, कोई कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह की चुनौती से आप कैसे निपटते हैं? किस तरह से आपका डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करता है सर? ये ऐसा है कि पहले जो थी, मैंने आपको बताया कि राजस्थान में एक ही फार्मेसी कॉलेज हुआ करता था। तो यदि बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हासिल करनी है तो राज्य के कुछ चुनिंदा कॉलेज हुआ करते थे। पढ़ने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र इधर जाया करते थे बच्चे। लेकिन अब मैंने बताया आपको कि 700 कॉलेजेस हो गए हैं, तो नंबर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज डी फार्मा, ये काफ़ी नंबर है। अब ये एक गलत धारणा बनी हुई है कि जो दवाई की दुकान है वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं बैठता। हमारे जो लाइसेंसेज हैं उसके अंदर लाइसेंसेज में जो फार्मासिस्ट है उसकी फ़ोटो लगी होती है जी। अच्छा। और उसके लिए निर्देश हैं कि इसको मुख्य स्थान पे प्रदर्शित किया जाए। अच्छा। तो जब भी कोई दवा ले तब ये लाइसेंस में सुनिश्चित करे कि दवा की दुकान पे फार्मासिस्ट वही है जिसका फोटो लगा हुआ है, जो लाइसेंस में दिख रहा है। बिल्कुल। जी। और उसको प्रोमिनेंट प्लेस पे उसको डिस्प्ले करना मैंडेटरी है। यदि इस तरह की कोई शिकायत होती है कि फार्मासिस्ट नहीं बैठता है, क्योंकि दवाई की डिस्पेंसिंग जो है वो फार्मासिस्ट की देखरेख में ही होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का मामला होता है, हमारे पास शिकायत आती है, हम जांच कराते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वो क्या फार्मासिस्ट भी हमें सजेस्ट कर सकता है या हमें सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाइयाँ लेनी चाहिए? और अगर हम बात करें तो आजकल एक ये भी धारणा है कि लोग जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां खुद से भी ले लेते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जी बिल्कुल। कम जानकारी से मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा हानिकारक भी रहता है उनके लिए। लेकिन ऐसे में फार्मासिस्ट का क्या योगदान रहता है? क्या वो भी हमें दवाइयां सजेस्ट कर सकते हैं या हमें डॉक्टर को ही रेफर करना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जानी चाहिए, उसका एक प्रावधान है। और जहाँ तक राज्य सरकार के द्वारा भी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी हो रखी हैं, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं उनको डायरेक्शंस हैं कि वो जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, जिससे आम जनता को जो सस्ती दवाइयाँ हैं उसका लाभ मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में यदि जेनरिक दवाइयाँ उसको लिखी हुई है तो फार्मासिस्ट उसके पास जो अवेलेबल है जेनरिक मेडिसिन और जो ज़्यादा सस्ती है वह उसको कहीं बता देता है, गाइड कर देता है कि ये दवाइयाँ इनकी ये रेट्स हैं। क्योंकि डॉक्टर ने सॉल्ट नेम से लिखा है तो वो जेनरिक दवाई दे सकता है उसके अंदर। लेकिन आपके इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दवाइयाँ कई बार पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उसके बाद वो रिपीटेडली बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए एंटीबायोटिक्स उसको यूज़ करता रहता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के कारण से जब कभी वो गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ता है तो एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं सिद्ध हो पाते, क्योंकि उसको अंदर माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी दवा लें वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और उनकी जो सलाह है और जितने अवधि के लिए लिखी हुई है उतनी अवधि के लिए लें, न कि अपने सेल्फ मेडिकेशंस करें। जी बिल्कुल। तो पूरी सीख है अनीशा जी, जिसका काम उसी को साजे, तो उस सिस्टम से ही फॉलो करना चाहिए। सर एक बात और समझ में आती है, आपने कहा पहले कॉलेजेस थे नहीं फार्मेसी के, अब खूब सारे फार्मेसी के कॉलेज है, फार्मासिस्ट राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत सारी दुकानें भी खुली है। लेकिन सर एक अलग सा क्वेश्चन है कि जिस तरह से ई फार्मेसी आ रही है, ऑनलाइन फार्मेसी, ऑनलाइन मेडिकल में मिल जाती है दवाएं, और दूसरी तरफ औषधि नियंत्रण विभाग का पूरा आपका एक दारोमदार रहता है, ऐसे में निःशुल्क दवा योजना भी है, तो कहीं ना कहीं दवा विक्रेताओं के लिए ये समय बड़ा चुनौती वाला है। ऐसे में दवा विक्रेताओं के लिए कोई खास आपकी तरफ से नवाचार? ऐसा है कि वास्तव में ये चुनौती भरा समय है जी। जो परिस्थितियाँ आपने बताई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, निःशुल्क दवा योजना भी है,
ऐसे में मेरा जो फार्मेसी है और जो फार्मासिस्ट हैं उनसे हमेशा रहता है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज ही आपकी पूंजी है। क्योंकि हमने एक फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस लेके आए हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके अंदर पेशेंट्स को काउंसलिंग यदि फार्मासिस्ट करता है तो वो उसके लिए चार्ज भी कर सकता है। अच्छा, ये नई चीज़ आप बता ये रहे हैं। बिल्कुल उसके अंदर प्रोविज़न किया है, तो वो चार्ज उसी कंडीशन में कर सकेगा जब उसके पास नॉलेज होगी जी। उसके पास में दवाई के संबंध में पेशेंट्स को बताने के लिए जानकारी होगी कि ये दवा आपको किस दवा के साथ नहीं लेनी है, किससे इसका इंटरेक्शन हो सकता है, दवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, किस फूड के साथ इसको नहीं लेना है। तो उस तरह की ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शंस, उसके पेशेंट्स के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें इनकम्पेटेबिलिटीज़, उस सारी चीज़ों को यदि वो फार्मासिस्ट पेशेंट्स को अगर बताएगा तो निश्चित रूप से इस चुनौती भरे समय के अंदर वह कारगर उसका, क्योंकि पेशेंट का एक बार जहाँ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि उसको मालूम है कि मेरी ये फार्मेसी पे जो फार्मासिस्ट है वो मेरे को बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा है, सही चीज़ें बता रहा है ना, और इसकी यहाँ पे जो भी दवाई मिलेगी उसकी गुणवत्ता के लिए वह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो वह ई प्लेटफॉर्म या दूसरे जो हैं वहाँ पर नहीं जाएगा। जी, तो ये फार्मासिस्ट जो जिसके पास डी फार्मा का लाइसेंस हो और नॉलेज हो वो ये कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आने वाला टाइम क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, और इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर जिसके पास नॉलेज होगी वो ही सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज बाकियों को परेशानी आएगी। बिल्कुल। आज के दौर में नकली और सब स्टैंडर्ड जो दवाइयाँ हैं वो भी काफ़ी प्रचलित हैं, तो ऐसे में नकली और सब स्टैंडर्ड दवाइयों का जो नेटवर्क है उसे तोड़ने के लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है? निःशुल्क दवा योजना जी, निःशुल्क दवा योजना के लिए मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका दायरा और बढ़ाया जाए और इसके अंदर जो भी दवाइयाँ मिलें वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की मिले, जिससे कि आमजन को उसका फ़ायदा पहुंच सके। जी। तो उसके अंदर हमने ड्रग्स के अलावा सर्जिकल्स भी इस बार शामिल किए हैं। उसके अलावा सर्जिकल्स का दायरा बढ़ाया है, एंटी कैंसर ड्रग्स और किडनी से रिलेटेड मेडिसिन हैं उनका भी इसमें दायरा बढ़ाया गया है। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देखते हैं कई बार फिल्मों में भी हम देखते हैं, निशा आपने देखा होगा फूड इंस्पेक्टर जब आते हैं और एकदम सनसनी फैल जाती है, तो इस तरह से जब ड्रग कंट्रोलर आते हैं, आपकी कोई ऐसी याद है जैसे आपको जाना जाता है, स्पेशली राजस्थान में कई छापेमारी की है आपने, कई ऑपरेशंस किए हैं, कोई ऑपरेशन याद है आपको जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद आपने उस अपराधी को अंजाम तक पहुँचाया? नहीं, ऐसा है कि कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेस जो हैं उसको डेवलप करना पड़ता है, और उसके अंदर हमने ई प्लेटफॉर्म पे बीच के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि लोसार एच टैबलेट जो है, जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल की है, वो नकली बिक रही है। तो हमने उसके लिए कार्रवाई की वहाँ पे जाके, और चूंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म था तो उस वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उससे उसके बाद में इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन करते हुए हमने अन्य राज्यों के अंदर भी कार्रवाई कराई और उसके अंदर हमारे को सफलता मिली, और हमने एक्यूज जो था उसको अरेस्ट भी किया। और उसके बाद कई बार हो जाता है कि कोर्ट के अंदर उनको बेल मिल जाती है, लेकिन हमने उसके अंदर कंपनी की तरफ से भी कॉपीराइट के अंदर एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी। तो उस कारण से हमारे को उस एक्यूज की जो है बेल हमने सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराई, और खारिज करा के उसको वापस उसको अरेस्ट करके जेल में डाला। क्या बात। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था जिसके अंदर इस तरह की नकली दवा के मामले हैं, और जिसके अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर ज़्यादातर ये आता है कि 25% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो हम और हमारा जो नेटवर्क है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है कि क्या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो दवाइयाँ हैं उसकी गुणवत्ता की सुनिश्चितता की जाए, और उसके लिए हम रेगुलर सैम्पलिंग्स और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। जी।
दवा सुरक्षा प्रणाली जो है इसे और मजबूत बनाने के लिए आपका विभाग क्या काम कर रहा है और आने वाले वर्षों में आप कहाँ देखते हैं दवा सुरक्षा प्रणाली को? नहीं, ऐसा है कि हम हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम और वो जो मुखबिर योजना है उसको हम और मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आए और उस साथ ही साथ हम जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं और उसके अलावा हमारे ऑल इंडिया का जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप नेशनल लेवल पे बना हुआ है, तो उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन्स आती हैं उसको हम लिंक करने की कोशिश करते हैं, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, जिससे कि इस तरह के यदि कोई मामले आते हैं नकली दवा से संबंधित और ये, तो हम उसको कोऑर्डिनेट करते हुए प्रभावी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल सर। और जिस तरह मैंने वो पहला सवाल पूछा था, ई फार्मेसी जो चल रही है, ई फार्मेसी के अलावा ऑनलाइन जो मेडिसिन है, तो इसमें डिजिटलाइज सब होता जा रहा है, तो डिपार्टमेंट आपका भी, औषधि नियंत्रण विभाग भी इस तरफ आगे बढ़ा है, इसमें क्या नवाचार हो रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि हमने 2017 के अंदर ही हमारा जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है वो DOIT के माध्यम से डिजिटल कर दिया था और हमारे जो भी लाइसेंसेस हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जारी हो रहे हैं। अब ONDLS प्लेटफॉर्म एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर अपने जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं कॉस्मेटिक्स के, ड्रग्स के, तो उनको भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ रहे हैं और उनके लाइसेंसिंग भी जो है वो उस ONDLS पोर्टल के माध्यम से ही कर रहे हैं, जिससे कि लाइसेंसी जो है वो उसकी अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक एंड ट्रेस कर सके, उसको लिमिटेड जो टाइम पीरियड जो दिया गया है उस पीरियड के अंदर उसको लाइसेंस जारी हो सके, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके अंदर उसको सुलभता मिल सके। इसी के साथ साथ हमने रैंडमाइज कंप्यूटर बेस्ड इंस्पेक्शन चालू किया है, जिसके अंदर हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ये डायरेक्शंस हैं कि वे जो DOIT के द्वारा रैंडमाइज सिस्टम से हमारे ऑफिसर्स को मेडिकल स्टोर्स अलोकेट की जाती हैं, तो उन मेडिकल स्टोर्स के ही वो इंस्पेक्शन कर देंगे, जिससे कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग हो सकेगी, क्योंकि उनकी जो भी रिपोर्ट्स आती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे उसमें और क्या जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें और जो गलत काम कर रहे हैं उनके रेगुलर इंस्पेक्शन करा के अगर कोई मेजर इरेगुलरिटी है तो उस पर हम उनके लाइसेंस कैंसलेशंस और सस्पेंड करते हैं। जी, आपके अब तक के करियर में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? उपलब्धि तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे करियर के अंदर मेरे 54 जो हैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट जो था वो मेरे उसमें हुआ। उसके अलावा असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट की जो पोस्ट थी वो मेरे टेन्योर के अंदर हुई। अभी 2000 प्लस फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, उसके अंदर भी मेरी भूमिका रही। तो एक भर्ती के मामले में मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथनिंग के अंदर अपनी भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ड्रग रेगुलेटरी, उसके तहत राजस्थान के अंदर पहले एक ही ड्रग लेबोरेटरी थी, अब 4 लेबोरेटरी हो गई। इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट से जुड़ा के सामंजस्य स्थापित किया, जिससे कि दवाइयों की टेस्टिंग जो है वो जोनल लेवल के ऊपर ही हो जाए, जिससे कि टाइमली उनकी टेस्ट रिपोर्ट जारी हो सके और इफ़ेक्टिव कार्रवाई हो सके। इसी के साथ साथ नकली दवा के ऊपर भी मेरे टेन्योर के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ की, जिसके कारण से राज्य के अंदर जो नकली दवा से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी लोग जेल के सलाखों में भी हैं। तो ये मैं अपने आप का अचीवमेंट मानता हूँ।
बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं किसी के लिए भी। और आप शुरू से नंबर 1 का जो आपका कनेक्शन रहा, आरपीएससी में नंबर 1 प्रथम स्थान पे आए। इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ सम्मान आपको मिले हैं जो बहुत उल्लेखनीय है। इसके अलावा आप भी कई संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। वो क्षण कैसा था जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था आपको, आपके इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ? हाँ, हमारी ऑल इंडिया की जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स कन्फेडरेशन है, उसके अंदर मुझे 2009 के अंदर बेस्ट ड्रग इंस्पेक्टर अवार्ड मिला था, जो कि चेन्नई के अंदर वहाँ पे हाई कोर्ट जज ले थे, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। वो बड़ा मेरे लिए गौरव का और सम्मान का था कि मैंने जो काम किया उसके लिए मेरे को नेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन दिया गया जी। उसके बाद मुझे 26 जनवरी 2011 को भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा के द्वारा नकली दवा के मामले में प्रभावी कार्रवाई के मामले में सम्मानित किया गया। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पर डॉक्टर एस मोहन वर्सेस स्टेट का एक केस चल रहा था, जिसके अंदर जो डॉक्टर एस मोहन है, उन्होंने हमारे एक ऑफिसर जो दिल्ली के थे उनको गोली मार दी थी घर पे। वो उनके फैक्ट्री पे विजिट करने गए थे और उनको मालूम चला कि यहाँ पर नकली और नशे की दवाओं का कारोबार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उनको लगा कि कल सुबह पुलिस लेके आ जाएंगे। तो वो सुबह 5 बजे ही उनके घर गया और उनको गोली मार दी। तो उसके बाद एक बार औषधि विभाग के अंदर बड़ी हड़कंप मच गया था, और उसके अगेंस्ट में पूरे देश के अंदर कोर्ट केसेस चले। नकली दवाइयाँ उसकी प्रमाणित हुई, कोर्ट में केसेस फाइल हुए। राजस्थान में दौसा में भी मेरे पास एक केस उनका चल रहा था, जिसके अंदर जो पीपी था उसने कहा कि इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति 17 जगह पहले ही छूट चुका है। अच्छा जी। तो आप अनावश्यक मेहनत कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस केस को ढंग से लड़ूंगा। इसके अंदर जो कमियां हैं मैंने मेरे जो लीगल एडवाइजर थे उन सभी से कंसल्ट करके उन्होंने कहा हम लिखित बहस करके इस केस के अंदर कंटेस्ट करेंगे जी। और मैंने मेरे सीनियर्स से ओपिनियन सारा लेके, और जो कमियां दूसरे स्टेट के अंदर रह गई थी उन सारों को हमने पूर्ति करते हुए उसके अंदर लिखित बहस की। लिखित बहस के दौरान जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे तो डॉक्टर एस मोहन उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेरा रिकॉर्ड नहीं जानते। हमने उनको यही कहा कि आपका रिकॉर्ड तो जानता हूँ, लेकिन मेरा रिकॉर्ड भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है इस मामलों में। तो इसलिए कई बार ये रहता है कि प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स रहती है कि जिसमें सरकारी व्यक्ति को डराने डगमगाने के प्रयास किए जाते हैं। तो हमने उनको कहा कि हम पूरे उससे लड़ेंगे, और उस केस के अंदर 10 साल की सज़ा हुई, जो कि मतलब सबसे बड़ी सज़ा नकली दवा के मामले के अंदर हुई। उस मामले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दौसा के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रमुख शासन सचिव, उनके द्वारा भी मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया कि मेरे काम को। तो मेरे को अच्छा लगा कि मैंने जो काम किया उसके लिए मुझे रिकग्निशन मिला। रिकग्निशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक तरह से इंसेंटिव है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर कोई अन्य व्यक्ति आपको मोबिलाइज और मोटिवेट कर रहा है तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल। इतने सालों की आपकी जो ये कार्य क्षेत्र की यात्रा है, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए जो उसे एक अच्छा लीडर बनाए? क्यों आपने नेता वाली बात भी कही थी, इसीलिए शायद। तो ऐसे कौन से गुण एक कुशल लीडर में होने चाहिए जो अपनी पूरी टीम को लीड करे? नहीं, मतलब लीडरशिप के लिए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप क्या काम करने जा रहे हैं। तो और उसके लिए एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए कि और डेडिकेशन होना चाहिए। यदि आप में ये सारी चीज़ें हैं, और टीम वर्क जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ कैसी टीम जुड़ी हुई है और उनको टीम को कैसे आप मोबिलाइज और मोटिवेट करते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। तो
मेरे लिए एक बहुत अच्छा है कि मेरे पास में, चूंकि मैंने ऑफिसर्स रिक्रूट किए, तो एक मेरे पास एक अच्छी टीम मिली। उनको शुरू से गाइडेंस इस तरह से मिला कि उनको नकली दवा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। रात दिन उन्होंने 24 घंटे तक जो रेड्स कंडक्ट हुई हमारी, उसके अंदर अपना पूरा इनपुट दिया। इन्फॉर्मेशन, छोटी इन्फॉर्मेशन को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन तक हम लोग लेके गए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी होने के कारण से, अपनी टीम को साथ लेके चलने से मैं अचीव कर पाया। क्या बात है जी। सर, अब आपकी जीवन यात्रा पूरी देखते हैं तो वो एक लाइन याद आती है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर ऑफिसर साथ जुड़ते गए और डिपार्टमेंट बढ़ता गया। तो वो उस दौर की याद, जब आप अकेले थे, एक एक लोग जुड़े, और आज का दिन, इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? कितना बदलाव महसूस करते हैं? नहीं, काफ़ी बदलाव है। पहले जो हुआ करता था, हमारे को कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, तो या कोई फ़ोन पे भी बात करनी होती थी, ट्रंक कॉल करके बुक करके और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन करने के अंदर करता था। अब मोबाइल आ गए हैं तो इमीडिएटली और व्हाट्सएप के जरिए आप विद इन अ सेकेंड्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कन्वे कर सकते हो। तो पहले चुनौतियाँ कम्युनिकेशन और उसकी थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और उसके अंदर आजकल वो सिस्टम बहुत अच्छा और मजबूत हो गया। तो पहले और अब में बदलाव काफ़ी हैं। लेकिन जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं कि जो एडवांसमेंट होता जा रहा है, प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना एडवांसमेंट हो गया कि जब कभी हम नकली दवा पकड़ते हैं और कंपनी के व्यक्ति को बुलाते हैं कि आप इनमें से आइडेंटिफाई करें कि ये 2 स्ट्रिप्स हैं, आपकी कौन सी, और वो भी नहीं पहचान पाता। तो वो अक्सर ये होता है कि जो नकली टैबलेट की स्ट्रिप्स है उसको कहते हैं ये हमारी है ना। तो फिर ये एक बड़ा चैलेंज है, मतलब आज के टाइम पे, कि नकली और असली को आइडेंटिफिकेशन करना। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसके अंदर घटक पूरे हैं, लेकिन फिर कंपनी से हम उनके आर्ट वर्क और उसको चेक कराते हैं कि भाई इसके अंदर आपके आर्ट वर्क से देख के बताएं कि ये जो मेडिसिन्स हैं वो ओरिजिनल हैं या काउंटरफिट है। तो हमारे को मैन्युफैक्चरर अपने आर्ट वर्क और उससे बताते हैं कि भाई इसके अंदर ये डिफरेंस है। जैसे 500 के नोट के अंदर रिजर्व बैंक के द्वारा अलग अलग तरह के उसके अंदर मार्का होते हैं, तो उसी तरह मैन्युफैक्चरर भी जो टैबलेट कैप्सूल्स और ये बनाते हैं, इनकी स्ट्रिप्स होती है, इसमें भी अलग अलग तरह के आर्ट वर्क होते हैं, जिससे दवाई की जो काउंटरफिट तो नहीं है उसकी जांच की जा सकती है। जी। दवा सुरक्षा को लेकर प्रदेश में आपका विभाग किस तरह से अब जागरूकता को और बढ़ा रहा है? नहीं, जागरूकता के लिए हमारे ऑफिसर्स समय समय पर स्कूल, कॉलेजेस और इसके अंदर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि यदि दवा के संबंध में, क्वालिटी के संबंध में आपको कोई शिकायत है तो आप हमारे को बताएं। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, यहाँ पर एक डेडिकेटेड डेस्क है जो कि इस तरह की शिकायतें आने पे तुरंत कार्रवाई करती है। उनको दवा किस तरह से लेनी चाहिए, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके संबंध में जागरूकता की जाती है। साथ ही साथ दवा की कीमतों को लेके भी हमारे द्वारा जागरूकता पैदा की जाती है कि दवा जो है उसकी, क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि प्राइस नियंत्रण करता है, तो दवा की कीमतें जो हैं उससे अधिक कीमत चार्ज नहीं कर सकता कोई निर्माता। तो ऐसे चीज़ों को भी हम कैंपेन के माध्यम से करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हैं वहाँ पर भी सस्ती और गुणवत्ता की औषधियाँ मिलती हैं, तो इसके बारे में भी हम जगह जगह पे कैंप्स लगा के, या हमारे स्वास्थ्य मेला जो लगते हैं, या विकसित भारत संकल्प यात्रा है, तो इसके अंदर भी हम इस तरह से कैंपेन चला के इस बारे में जागरूक करते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अवेयरनेस की आपने बात बताई। सर, एक सवाल और आता है जहन में, जिस तरह से दवा क्षेत्र में नए नए नवाचार, और आपने बताया भी प्रधानमंत्री दवा योजना जो बहुत ही कम कीमत पर मिलती है, उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट की पूरी नज़र रहती है पार की, निःशुल्क दवा योजना भी है और कई चीज़ें हैं। इसके बीच में सर औषधि जो विक्रेता है उनके लिए कोई नवाचार है? क्योंकि ऐसे माहौल में ई फार्मेसी भी है, पास में निःशुल्क दवाएं भी बिक रही है, प्रधानमंत्री वो जो योजना है उसकी भी दवाएं बहुत सस्ती है, ऐसे में औषधि नियंत्रक, औषधि विक्रेता
वो किस तरह से सर्वाइव करेगा इस तरह के माहौल में? नहीं, ऐसा है कि दवा विक्रेता जो है यदि वह दवा की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड्स के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और पेशेंट्स को पेशेंट काउंसलिंग करके उनको अगर नॉलेज अपग्रेड करता है तो डेफिनेटली उसका मार्केट कहीं गया नहीं है। उसको डेफिनेटली जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो उसके पास आएंगे, बेशर्ते वो प्राइस वॉर के अंदर नहीं जाए। प्राइस वॉर करने पे अक्सर ये देखा गया है कि नकली और नशीली दवाएं जो हैं उसकी बिक्री होती है, तो प्राइस वॉर के अंदर चक्कर में वो नहीं फंसे, वो अपनी नॉलेज और अपनी क्वालिटी के बेस के ऊपर अपना आपको सर्वाइव कर सकता है। बिल्कुल सर, जिस तरह कपड़ों की सेल होती है वैसे लिखा आता 10 से 60% छूट, 50% छूट, और ये दवाओं पर होता है। नहीं, ये बेसिकली जेनरिक जो दवाइयाँ हैं उसके अंदर रेट्स में काफ़ी डिफरेंस है। उनकी एमआरपी जो प्रिंट होती हैं और उसके अलावा जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट रेट होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो इसलिए कुछ केमिस्ट जो हैं इस तरह की वो करते हैं कि डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो जेनरिक ड्रग से उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी हमारे विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है कि इस तरह की अनैतिक गतिविधि के अंदर ये लोग संलिप्त नहीं हो और उसमें कार्रवाई। जी, जो युवा इस क्षेत्र में अब हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर फार्मेसी कोर्स को ऑप्ट करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फार्मेसी कोर्स के अंदर अपार संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी बहुत अच्छा स्कोप है। राजस्थान भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हब के रूप में डेवलप हो रहा है। उदयपुर के अंदर अभी हमारे यहाँ पे मैनकाइंड, कैडिला ऐसी कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं वो ले रही हैं। हमारे जोधपुर के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क भी डेवलप किया गया है जहाँ पर कि मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं। हमारे भिवाड़ी भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मेडिसिन की यूनिट्स हैं। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी स्कोप है। उसके अलावा फार्मेसी एजुकेशन के अंदर अच्छा स्कोप है। रेगुलेटरी के अंदर अभी हमारे को कुछ ऑफिसर्स और लेने हैं। आने वाले समय के अंदर हम करीब 34 से एक और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स लेंगे। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी हमारे को असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये काफ़ी संभावनाएं हैं जहाँ पर कि फार्मासिस्ट का रोल हो सकता है, क्योंकि निःशुल्क दवा योजना है। तो निःशुल्क दवा योजना के अंदर हम रेगुलर फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो मोर देन 5000 प्लस हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं। तो आने वाले समय में हमारे को और आवश्यकता है निःशुल्क दवा को और स्ट्रेंथन करने के लिए फार्मासिस्ट की। तो इस प्रोफेशन में काफ़ी संभावना है, अपार संभावना है जहाँ पर वो अपना हेल्थ सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। बिल्कुल सर। तो सर आने वाले, अभी इतना लंबा आपने 3 दशक का सफ़र तय किया है, बहुत सारे आपने कीर्तिमान रचे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी छूट रही है या दिमाग में आपके कि ये चीज़ें मुझे करनी है आने वाले समय में, ऐसे कोई नवाचार, ऐसे कोई सपने जो अपने विभाग को लेकर आप देखते हैं? नहीं, हम कुछ नवाचार अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड सेंटर्स जो हैं उनके भी लाइसेंस हम देते हैं। तो ब्लड कैंप्स जो आयोजित होते हैं तो वैसे उसमें ई रक्त कोष पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करने के प्रावधान है कि उनकी डेटाज उसके अंदर अपलोड करें। हमारे द्वारा एक नवाचार ये किया जा रहा है कि हम ब्लड कैंप मैनेजमेंट ऐप डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ से ब्लड बैग्स ब्लड सेंटर्स को सप्लाई किए जाते हैं, वहाँ पर उसकी ट्रैकिंग होगी। उसके अलावा कैंप के अंदर कितना ब्लड कलेक्शन हुआ है उसकी ट्रैकिंग होगी, और ब्लड कैंप से आने के बाद में उसकी टाइमली टेस्टिंग होने के बाद में उसके कंपोनेंट सेपरेशन ड्यू टाइम पीरियड में हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसकी ट्रैकिंग होगी। और फिर उसको हमने IHMS पोर्टल से जो गवर्नमेंट का है उसके माध्यम से जोड़ेंगे, तो ब्लड सेंटर में कौन से ब्लड ग्रुप कितना क्वांटिटी कहाँ अवेलेबल है, तो उसकी मॉनिटरिंग, ट्रेसिंग और उसको एंड यूज़र तक सीधा पहुंच सके, इस चीज़ के ऊपर हम नवाचार करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सारी हमारी फाइनेंशियल सैंक्शन हो गई हैं और
DOIT के द्वारा ये ऐप तैयार किया जाएगा। इसी तरह एक शेड्यूल H1 ड्रग्स जी ट्रैकिंग ऐप, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ड्रग्स हैं उसके अंदर साइकोट्रोपिक्स कैटेगरी की भी ड्रग्स हैं, NDPS श्रेणी की जो दवाइयाँ हैं, हाँ हाँ उनका उपयोग भी है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर से लेके अप टू रिटेलर लेवल तक वो दवाई कितनी क्वांटिटी में आई और उसने कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको ट्रैक एंड ट्रेस हम इस सिस्टम के माध्यम से करेंगे, जिससे कि जो युवाओं के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति या दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के ऊपर ये ऐप जो है वो एक कारगर कदम होगा। जी बिल्कुल। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने जागरूकता की ज़रूरत है, क्या कुछ आपका विभाग बदलाव लेकर आ रहा है, उनके साथ में जो हमारे आम जनता है, आपका संदेश दर्शकों के लिए? नहीं, मैं आम जनता से यही कहूँगा कि जब भी आप दवा लें तो एक तो लाइसेंसधारी दवा विक्रेता से लें, वहाँ फार्मासिस्ट की सुनिश्चितता करें, दवा डॉक्टर की पर्ची के ऊपर ही, प्रिस्क्रिप्शन पे ही ली जाए, दिए गए निर्देशों की पालना करें। दवा को अगर बताया गया है कि आपको 5 दिन लेनी है तो 5 दिन तक ही लें, उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लें। जब भी दवा खरीदें तब बिल की डिमांड जरूर करें, क्योंकि वो आपके लिए वारंटी है। उसके अंदर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, इसका आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि जो आप दवा ले रहे हैं वो वही है जो कि जिस बैच की, और एक्सपायरी डेट को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। दवा को जो है वो जिस तापमान पे सुरक्षित रखनी है उस चीज़ की भी सुरक्षितता करें। अक्सर देखा गया है कि लेडीज़ जो हैं वो किचन के अंदर दवाइयाँ रख लेती हैं कि मेरे को सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, तो कन्वीनियंट पॉइंट्स। हाँ। लेकिन वहाँ पर चूंकि किचन के अंदर हीट टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो दवा की गुणवत्ता उसमें ख़राब होने की संभावना रहती है। तो दवा को ऐसी जगह रखें जो उसके लेबल के ऊपर स्टोरेज कंडीशन के हिसाब से निर्धारित है। यदि कोल्ड स्टोरेज की है जिसको रेफ्रिजरेटर में रखना है तो ऐसी दवाइयों को रेफ्रिजरेटर में रखें, जिससे कि दवा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो सके। बहुत बढ़िया सर, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी अनीशा जी, है ना? पर लेकिन समय को देखते हुए लग रहा है कि जानकारी फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे सर करनी थी और आपने जिस सरल भाषा में समझाया है औषधि नियंत्रण विभाग को, आपके कार्यकाल को, और एक राजस्थान की जो जनता देख रही थी वो अवेयर भी हुई होगी। आप यहाँ पधारे, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अगले एपिसोड में अलबेलो राजस्थान में एक खास पावना के साथ फिर से मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। राम राम सर। सूती ने सपनों आविया मलक साया माने जीने रो चंदा, ओ रात सूती ना सपनों आविया मलक साया माने जीने रो चंदा। कंजाल डाल 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 परदेसी सितारे बीरन रे जा, सितारे बीरन रे जा, ओ रे जा डूडी चिकड़ी रे। आवनी चावनी